चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, चुनाव हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी। 2014 के बाद से और 2014 के पहले भी अभी फिलहाल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां चुनाव में हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ती रही हैं और वो अब भी जारी है। ईवीएम का विरोध करते करते कांग्रेस इतनी आगे निकल गई है कि वो अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने लगी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर चुकी है। चुनाव आयोग भी ये साफ कर चुका है कि ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ और हैकिंग संभव नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी दल चुनाव में हार के लिए ईवीएम को बदनाम करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें इससे क्या हासिल होने वाला है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ चर्चा में होंगे खास मेहमान, उनसे परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। पहले हरियाणा हाथ से निकला और फिर महाराष्ट्र में करारी हार। एक के बाद एक दो राज्यों में हार का झटका लगने से कांग्रेस सदमे में है। हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप तो कई सालों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग होने लगी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैलेट पेपर से चुनाव की वापसी के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर देश भर में अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। महाराष्ट्र की हार का असर कांग्रेस के सहयोगी दलों पर भी दिख रहा है। उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का भी ईवीएम से भरोसा उठ गया है। वो भी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करें। ईवीएम बहुत गुस्सा है उम्मीदवार, और ये गुस्सा उम्मीदवार नहीं है, महाराष्ट्र की जनता बहुत व्यथित है कि ये क्या हो गया। देखो, हम मान सकते हैं कि चलो हमें 30 सीट मिली, 20 सीट मिली, कांग्रेस को 40 सीट मिली, शिवसेना को 30 सीट मिली, शरद पवार को 10 सीट। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। साथ ही ईवीएम की बैटरी को लेकर भी जवाब दिया था। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। वैसे खड़गे भले ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम को ईवीएम पर पूरा भरोसा है। I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. If others have some sort of doubt about the efficacy of the EVM, it's really for them to say. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVMs. ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल ईवीएम पर हार का ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा होगा? क्या वो ऐसा करके अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जिन राज्यों में वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम की शिकायत क्यों नहीं करते? जिस बैलेट पेपर से चुनाव की वो मांग कर रहे हैं उसमें कितनी धांधली होती है, ये तो सब देख चुके हैं। ऐसे में बैलेट पेपर की मांग लेकर क्या उन्हें जन समर्थन मिलेगा?
आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशिष्ट अतिथि। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल हैं, लेखिका और राजनीतिक विश्लेषक सुभ्राष्टा हैं, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हैं और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हैं। आगे चलकर भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में। सबसे पहला सवाल जो है मैं पूछूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, अतुल जी से। अतुल जी, ऐसा क्यों परसेप्शन जा रहा है और फैक्ट भी यही बयां कर रहा है कि जब जब हार होती है तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाता है और जहां जीत होती है वहां पे ईवीएम का दोष नहीं दिया जाता है। अभी ताज़ा उदाहरण आपके पास झारखंड है, जहां पे जीत हुई तो वहां पे ईवीएम का मामला नहीं उठा, वहां पे जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र में हार हुई तो वहां पे कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। कोई तथ्य मिलता है या फिर आप लोग एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, परसेप्शन की लड़ाई नहीं है, कुछ बातें सच्चाई है और कभी हमने ये नहीं कहा कि हम जीते तो ईवीएम अच्छा रहा। जहां जहां लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, जैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का जितवा दिया, हरियाणा का खुद जीत गए। झारखंड और महाराष्ट्र का हुआ बराबर, झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड मिला तो उल्टे नतीजे आए। और यहाँ क्या क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र का कुछ डेटा लेकर आया हूं मैं ऊपरी ऊपरी बात नहीं करूंगा। अब तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शंस में जो बढ़ोतरी हुई है वो 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख वोट तक हुई है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 5 करोड़ 71 लाख वोट हुए थे। 2024 के असेंबली में 6 करोड़ 45 लाख, यानी 74 लाख की बढ़ोतरी जो है वो दिखाई गई। 2014 पार्लियामेंट्री असेंबली दोनों के है हमारे पास फिगर्स। 2019 पार्लियामेंट्री असेंबली के है। 2019 में 5 करोड़ 40 लाख हुआ था और असेंबली में 5 करोड़ 51 लाख, 11 लाख की बढ़ोतरी हुई थी। ये 74 लाख की बढ़ोतरी कैसे हुई? दूसरी एक फिगर, हम लोग जब सर्वे करते हैं, सारी कंपनियां, आपके भी यहाँ कंपनियां सर्वे करती है, तो कंपनियां सर्वे करती है तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी से 300 से 800 तक का सैंपल्स लेती है, कोई रैंडम सर्वे होता नहीं है। अब बैलेट पेपर में जो भी चुनाव हुए हैं तो हमने उसका डेटा कंपेयर किया 2014, 19 और 24 का, तो स्पष्ट तरीके से दिखता है कि जो बैलेट में आता है उसके आसपास ही ईवीएम का भी होता है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, यानी बीजेपी को बैलेट में इतने कम वोट मिले हैं और जितने भी वोट उनको मिले हैं वो सारे ईवीएम से मिले हैं। तो इसका भी डेटा जो है मैं आपको बता दूं, ताकि ये ना हो कि मैं डेटा नहीं, हम ऊपरी ऊपरी बात कर रहे हैं। पोस्टल में भाजपा को मिला है 56.37%, ईवीएम में 89.26%, शिंदे को 35, ईवीएम में 37%। पोस्टल में अजीत दादा को 40%, ईवीएम में 69%। अब पोस्टल में देखो मविया में क्या हुआ है। कांग्रेस को 55.44%, ईवीएम में 14.85%। ठाकरे गुट उबाटा को 38.94%, पोस्टल में 21.5%, ईवीएम में। शरद पवार जी को 46.51%, पोस्टल में 11.62% जो है वो ईवीएम में मिला है। ये ऐसा पहली बार बड़े पैमाने पर जो है वो है। फिर दूसरी बात है, जो लोकसभा में हुआ था, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने भी सामने लाया था, 79 सीट पर कैसे कैसे घपला किया गया था और कैसे खूब बड़े था। अब देखिए शाम को 5 बजे जब डिक्लेयर हुआ, टोटल वोट कितना हुआ तो 58.22%, 8 बजे तक वही रहा। 11 बजे से 30 मिनट पर 11:30 बजे ये हुआ 65%, 65.202%। फिर मतगणना के 12 घंटे पहले 66.05% हुआ। फिर ये दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो 7.83% जो है वो वोट बढ़ता हुआ जो है हमें दिख रहा है। तो हम तो टेक्नो सेवी है, हम तो डिजिटल इंडिया है, हमने तो काफी सारी चीजें हासिल की है। अब मेरे पास एक डेटा है कराड़ का, पृथ्वीराज चौहान जी और डॉक्टर अतुल भोसले के बीच में जो लड़त हुई, तो कराड़ में बूथ में 164 नंबर के बूथ पे 755 वोटिंग हुआ, वोट है। टोटल मतदान हुआ है 514, भोसले को मिला 557, मतदान हुआ है 514, भोसले को मिला 557 और पृथ्वीराज चौहान जी को मिला 150। ऐसे कई केसेस जो है, कई केसेस हमने सामने रखा है, उसकी स्टडी की है और हमें कई जगह ये हमने पाया है कि इसमें काफी घपले हुए हैं, काफी चीजें जो है वो डेटा मैच नहीं हो रहा है। तो डेटा क्यों मैच नहीं हो रहा है, ये तो सवाल पूछने का अधिकार है हमें। और अगर हम लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में सबसे अहम बात होती है चुनाव में पब्लिक के विल के रिफ्लेक्शन का सरकार होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में इतना बड़ा मैंडेट है नहीं, ये बहुत बड़ी वेव का मैंडेट है। ये इस पे हम लोग आगे भी आपके पास एक मिनट अतुल पाटिल साहब, एक मिनट आपके पास आऊंगा। हाँ बताएं। यही तो बात है, ऐसा है कि गांव में जल्लोश होता है, लोगों में एक उत्साह दिखता है इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो ठीक है, शंका है हम आपकी बात को मैं नोट कर लिया हूं, आपकी बात को मैंने नोट कर लिया। अब ये सारी बातें आप फैक्ट रख रहे हैं, इसका कोई ये संबंध कि ईवीएम को टैपर किया गया, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, वो सीधा प्रमाण नहीं है। आप तथ्यों के आधार पर एक शक जाहिर कर रहे हैं और शक को दूर करना जाहिर तौर पे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये इस पे हम लोग आगे शो में चर्चा करेंगे, हमारे साथ संबंधित मेहमान भी है हर सेगमेंट के। लेकिन एक जो मुद्दा है वो लोगों के पास रख दूं कि अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बदनाम हो रही है कि जब जब हारती है तो ईवीएम का ठिकरा फोड़ती है। लेकिन ऐसा रहा नहीं, इतिहास शुरू से ऐसा ही रहा है कि जो पार्टी हारी है वही ईवीएम को बदनाम की है। एक 2009 की बात आपको बताऊं, जब लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई थी, उस टाइम उस वक्त के लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। जब हार गए तो उस टाइम इत्तेफाक ये था कि उस टाइम महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला था, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो गया है। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कोट अनकोट कि हमें तब तक के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लेना चाहिए जब तक कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित नहीं करता कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अभी जब कोर्ट चला, जब आडवाणी जी ने सवाल उठाया तो कई विपक्षी पार्टियों ने उनकी मांग का समर्थन भी किया था, लेकिन कांग्रेस उस वक्त उनकी मांग को खारिज कर दी थी, बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये संयोग था कि उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर SY कुरैशी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। कुरैशी साहब, अभी के मामले पर सवाल उठाऊं उससे पहले एक बार पूछूं आपसे कि उस वक्त जब पहली बार मामला आया था इतने बड़े नेता की तरफ से, तो आपने कैसे डील किया था इसको? ये आप बात कर रहे हैं 2009 की, जब चंद्रबाबू नायडू एक डेलीगेशन लेके आए थे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू डेलीगेशन लेके आए थे, आडवाणी जी ने भी इस पे सवाल उठाया था एक बार। जी 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 हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, जब से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई है 1982 से, जब से कि हर पार्टी ने कभी ना कभी इसको पे अटैक किया है। और सबसे बड़ा अटैक तो 2009 में बीजेपी ने किया था, जब आडवाणी जी ने एक किताब का फॉरवर्ड लिखा था जिसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क। GVL नरसिम्हा राव ने ये किताब लिखी थी। आज वही पार्टी इसकी सबसे बड़ी डिफेंडर है। अच्छा, ये देखा गया कि हर पार्टी ने इसको अटैक किया और उसी ईवीएम से वो लोग जीतते भी रहे। अभी रिसेंटली भी हाल के चुनाव में भी अगर महाराष्ट्र में कोई पार्टी हारती है लेकिन झारखंड में तो जीतती है। तो अगर मशीन मैनिपुलेट करनी होती या हो सकती होती तो वो झारखंड को क्यों छोड़ते? कितने सारे बाई इलेक्शन हुए, उसमें जैसे कर्नाटक में 3 के 3 रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को तो नहीं मिले, 6 के 6 वेस्ट बंगाल में TMC को मिले। तो इसलिए ये जो बैलेट पेपर पे वापस जाइए ये चीज कोई साबित तो कर नहीं पाया कि क्या गड़बड़ हो सकती है। कि जी कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, इतनी बड़े टेक्नोलॉजी सभी देश में इतने टेक्नोक्रेट होंगे जो एग्जैक्टली बताएं कि क्या हो सकता है। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो है। ये तो कोई प्रॉब्लम का एक्सपोजिशन नहीं हुई, क्योंकि इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा। और अब फाइनली जब ये बैलेट पेपर जाने की बात करते हैं 20 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके ऊपर अब बिल्कुल ही उसको क्लिंच कर दिया कि साहब आप उसकी बात करना भूल जाइए। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जरूर है। कि मैंने ये देखा कि ऑपोजिशन वाले जो ईवीएम को बुरा भला कहते रहते, गाली दे रहे हैं, बाकी चीजों की तरफ उन्होंने आंख बंद कर ली। मेल प्रैक्टिस पॉसिबल है, इलेक्टोरल रोल में हो सकती हैं और हो रही हैं, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। 8, 6, 4:30 बजे 5 बजे बूथ क्लोज डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके बाद के लाइन में लोग जो खड़े होते हैं उनको भगा दिया जाता है। इस तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे। पोलिंग बूथ के अंदर जो उनके एजेंट बैठे हुए होने चाहिए उनका कभी सुनने में नहीं आता, कोई प्रोटेस्ट उनका सुनने में नहीं आता। तो इसलिए इस चक्कर में कि ईवीएम जिसमें उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इन्होंने बाकी की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल। कुरैशी साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, चूंकि आपके समय में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, आपने काफ़ी करीब से देखा, उसके बाद चुनाव आयोग ने कई तरह के डेमोन्स्ट्रेशन किए, ओपन चैलेंज किया, फिर भी कहीं कोई साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है। मैं आपसे अगर पूछूं 1% भी कहीं कोई गुंजाइश आपको दिखती है क्या? किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की आशंका जताई जा सकती है, इतनी भी गुंजाइश रहती है कि नहीं, या फिर 100% फुल प्रूफ है ईवीएम, या फिर 99% है? देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि हर मशीन मैनिपुलेट हो सकती है, तो वो तो मान के चलते हैं, लेकिन
इलेक्शन कमीशन इस चीज की कॉन्शियस होते हुए कि हर मशीन मैनिपुलेट हो सकती है और हम इसको मैनिपुलेट होने नहीं देंगे, तो एक तरफ तो उसमें टेक्नोलॉजिकल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो है हम मशीन राउंड द ईयर पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुपरविजन में स्ट्रांग रूम में बंद रहती है। कब इसके अंदर एक आध बार किसी पॉलिटिशियन ने कहा कि साहब, हमने कहा कि इसको हैक करके बताओ स्ट्रांग रूम के अंदर, कह लेंगे हम कोई जादूगर थोड़ी हैं। अरे भाई ये फैक्ट है कि जादूगर ही कर सकता है कि जब मशीन बंद है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तीन बार इसके वो होते हैं, मॉक पोल होते हैं। मॉक पोल होता है सबसे पहले तो 3-4-5 महीने पहले जब इलेक्शन की तैयारी हम करते हैं कि हर सिंगल मशीन, एवरी सिंगल मशीन 20-22 लाख उनको देखा जाता है कि ताकि हम उनको ड्यूटी पे भेज सके। उस मॉक पोल का रिजल्ट जो होता है वो ऑपोजिशन के हर पार्टी के जो एजेंट बैठे हुए होते हैं वो साइन करते हैं कि हमारे सामने मॉक पोल हुआ, ठीक थी मशीन। फिर अगला मॉक पोल होता है जिस पर कैंडिडेट डिसाइड हो जाते हैं कि कहीं 10 होंगे, कहीं 15 होंगे, कहीं 25 होंगे, तो उस दिन दोबारा मॉक पोल होता है। फिर उन एजेंट से फिर लिखवाया जाता है कि साहब इस दिन भी मॉक पोल किया, मशीन ठीक थी। तीसरा मॉक पोल होता है पोल डे पे, जब आप 8 बजे जाते हैं तो 7 बजे वहां एक मॉक पोल हो चुका होता है, जिसको हर एक सिंगल मशीन पे पूरी की पूरी 20 लाख 10 लाख पोलिंग स्टेशन में जो मशीनें लगे इस्तेमाल हो रही हैं उसको भी ये लोग लिख के देते हैं कि जी इस मशीन ठीक थी। 7:30 बजे मशीन ठीक है, 9:30 बजे उसमें क्या बेईमानी है, शाम को 7:30 बजे कैसे उसमें बेईमानी हो सकती है। और फाइनली मैं बताना चाहूंगा कि मॉक पोलिंग डे पे जब पोल खत्म हो जाता है तो उस वक्त उस मशीन में 650 वोट पड़े तो सबको मालूम है, उस मशीन का नंबर सबको मालूम है। एक पेपर सील उसके चारों तरफ बांध दी जाती है, लपेट दी जाती है, जो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे करेंसी नोट छपते हैं उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो यूनिक नंबर है, जो एक मशीन पे एक ही हो सकता है, कहीं और दूसरी हो नहीं सकती। उसके ऊपर एजेंट दस्तखत करते हैं उस सील के ऊपर, और जब 2 दिन बाद या 2 महीने बाद काउंटिंग डे पे ये मशीनें निकाली जाती हैं तो लोगों को दिखाई जाती है कि देखो भाई ये वो मशीन है जिस पे आपने सिग्नेचर किए थे, पहचान लो अपने सिग्नेचर। वो पहचान लेते हैं। उसके बाद ये मशीन वो सील तोड़ के मशीन अपना काम अपना दिखाना शुरू करती है कि इसमें इस कैंडिडेट को इतने वोट पड़े। तो किस स्टेज पे इसमें बेईमानी हुई, और जब ये मैं नहीं इस बात खत्म नहीं हुई। बिल्कुल इसमें कुरैशी साहब, इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ठीक है आपने कहा बिल्कुल फुल प्रूफ है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात होती है विश्वास करना, भरोसा होना। सिस्टम अच्छा काम कर रहा है ये एक अलग बात है, सिस्टम अच्छा काम करता हुआ दिखे वो भी ज़रूरी होता है। तो इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही। देखिए ये एग्जैक्टली वही मशीन है जो हमने भी यूज की थी। हमारे वक्त में भी डाउट जरूर हुए, लेकिन हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली थी 2010 में अक्टूबर में, जो सारे टॉप लीडर्स उसमें आए थे और उसके लीडर थे चंद्रबाबू नायडू, वो टेक्नोलॉजी के आइकॉन है। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि मशीन से रिजल्ट मैनिपुलेट हुए ना आगे हो सकते हैं, हम तो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हमने कहा वो कैसे कि जी वीवीपैट इंट्रोड्यूस करके। हमने कहा वीवीपैट क्या होती है, उन्होंने समझा दिया कि वीवीपैट ये होती है। उसी मीटिंग में हमने फैसला कर लिया कि वीवीपैट यूज करेंगे। फौरन दोनों कंपनियों को कहा कि डेवलप करो, 1 साल के अंदर मशीनें जो वीवीपैट डेवलप होकर आ गई। तो आपने जो एक बात कही कि विश्वास न सिर्फ विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास लोगों को होना चाहिए। मुझे जो ये फीलिंग है कि इलेक्शन कमीशन अच्छी तरह इसको डिफेंड नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं करता। अरे भाई 10 बार भी आपको मीडिया के सामने आके बताना पड़े, क्योंकि जनता का विश्वास खत्म हो जाए ना तो बहुत परेशानी होगी। पॉलिटिशियन को तो फिर भी हम समझा सकते हैं, जब जनता के माइंड में होगा कि देखिए तो सारा बेईमानी का साधन है, तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी जिसके लिए हम हमेशा से हमें प्राइड है और होना भी चाहिए, वो विश्वास हासिल करने के लिए जो कोशिशें हैं वहां पे कंजूसी की जा रही है। करो ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको बुला के दिखाइए, पहले एक टेक्नोक्रेट की मीटिंग बुलाइए, उनको दिखाइए, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी पार्टीज को दिखाइए, मीडिया को दिखाइए। तो जब तक लोगों का विश्वास है
जब तक बड़ी बात democracy- कही कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए चुनाव आयोग को थोड़ा सा ज़्यादा मीडिया से भी या फिर लोगों के बीच में जाना चाहिए। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कुरैशी साहब कि जब ऐसा करने की कोशिश करता है चुनाव आयोग तो पार्टियों से बहुत सहयोग मिलता नहीं है। 2017 में याद होगा जब खुलेआम चैलेंज किया था, ओपन चैलेंज किया था चुनाव आयोग ने कि आइए ईवीएम रखा हुआ, आप जिनको हैक करना हैक करके दिखा दीजिए, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाहर भले ही बयानबाजी होती रहती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा इस तरह के हैकाथॉन में। तो ये एक मुझे लगता है कि राजनीतिक ज़्यादा तथ्यात्मक आरोप कम होते हैं। क्यों? जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल ठीक याद दिलाया कि जब हैकाथॉन की गई थी कि बुलाओ तो सिर्फ 2 पार्टी पहुंची थी और उन्होंने भी कहा कि हम चैलेंज करने और टेम्पर करने नहीं आए, हम तो सिर्फ ये देखना है कि ये क्या हो रहा है, उससे बातचीत करने के लिए आए। कुछ भी उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन चलिए, वो मैंने जैसे बताया कि पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ उनको जनता को बताने के लिए तो मीडिया को एक ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें डेमोन्स्ट्रेट करें कि भाई इस तरह ये प्रोसीजर है, बार बार कहें, इस पे कोई मीडिया छोटी सी फिल्म बना के बार बार दिखाएं। आफ्टर ऑल कमर्शियल प्रोडक्ट भी तो बार बार एडवर्टाइज अपने को करती हैं। क्योंकि मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ आपको कि जनता के माइंड में ये डाउट घर करता चला जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, उसके बाद वीवीपैट शुरू होता है, वीवीपैट का काउंट, ये जो फिगर्स की डिस्क्रिपेंसी है, ये तो पहले कभी नहीं होती थी। ये क्यों होती है? जो जिस दिन जितने वोट पड़े वो तो रियल टाइम फिगर है। शाम को शायद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक जब तक आखिरी पोल नहीं होता, 17 सी में टोटल के जितने वोट पड़े थे उस पे ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट के सिग्नेचर लेके, एजेंट के सिग्नेचर लेके ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर घर जा सकता है और वो उन लोगों को एक कॉपी देके जाता है। कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल कुरैशी साहब पूछूंगा, एक आखिरी सवाल कि अगर किसी उम्मीदवार को कोई शक होता है तो जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि कई सारे बूथ पे शक है कि जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा वीवीपैट में दिख गए, तो इस शक को दूर करने के लिए स्पेसिफिक उस बूथ पे या फिर स्पेसिफिक उस क्षेत्र के लिए क्या रेमेडी है चुनाव के पास? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है, जिसपे मैंने कई बार लिखा भी है, जवाब दिया है कि अभी जो है कि 5 मशीनें पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से रैंडमली उठाई जाती हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। रैंडमली का मतलब ये कि कोई इनोसेंट सी मशीन भी आ जाएगी। अरे मशीनें वो उठाइए जिसपे कोई डाउट जाहिर करे, ये कह जी मुझे ये मशीन को गिनवाना है। भाई आपने तो 5 मशीनें गिनवानी है, वो मशीन गिनवा दीजिए जो कैंडिडेट चुनता है। तो बड़ा सारे, आप क्रिकेट के फैन है पूरा हिंदुस्तान, डीआरएस सिस्टम क्या होता है कि जिस एलबीडब्ल्यू जिस कैच पे डाउट होता है वही तो ऊपर जाता है थर्ड अंपायर के पास। ये तो नहीं कि 10% डिसीजन ऊपर जाएंगे, 10% आप भेजिए तो कुछ भी नहीं निकलेगा। डाउटफुल को भेजिए, तो जो जहां पे ये कैंडिडेट डाउट करे कि जी यहाँ तो मेरा गांव था, इसमें मेरे वो है, इसको आप वो कीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो ये तो बहुत आसान काम है, इसको कर लेना चाहिए। इसमें क्या देर लग रही है? क्यों कमीशन को इस पे जिद करनी चाहिए? दे शुड बी ओपन टू दिस सजेशन। कुरैशी साहब, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है यहाँ पे और मैं उम्मीद करूँगा कि चुनाव आयोग आपके सुझावों पे गौर करेगा और इस चैनल के माध्यम से जो उन तक बात पहुँचेगी शायद उस पर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? एक आखिरी सुझाव मैं और देना चाह रहा हूँ कि ये जो मशीन हमने वीवीपैट लगाई है कि इसके ऊपर 7 सेकंड के लिए जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया था उसका नंबर आ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगली जो जनरेशन की मशीन बनेगी जो हर 5-7 साल में बनती रहती है, उसमें एक बटन इंट्रोड्यूस कर दिए, 2 बटन, लाल और हरा। और जब आप देख लेंगे कि ये मेरा ही कैंडिडेट है तो आप ग्रीन बटन दबा दीजिए, तो आपने वोटर को वोट ने वेरीफाई कर दिया। वो दबा दीजिए तभी वो कट के नीचे जाए, और अगर वो नहीं है तो लाल बटन दबाइए तो एकदम अलार्म बज जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हम करते रहते ना, ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट जरूर करनी चाहिए। इमीडिएटली इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की बात आप कर रहे हैं, अच्छा है ये सुझाव। और ताकि सबसे बड़ी बात यही है कि कुरैशी साहब ये नहीं कर रहे हैं कि ईवीएम में को छेड़छाड़ किया जा सकता है। विश्वास ईवीएम के प्रति हो, ये बहुत ज़रूरी है और इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। कुरैशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। हमारे साथ बाकी मेहमान बने हुए हैं। अभी तुरंत कुछ ही देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े। एसएन सिंह साहब नमस्कार। अभी आपने कुछ हद तक सुना होगा कुरैशी साहब की बात, उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे जो कई सारे फैक्ट लेकर के आए थे। ये हवाएं बातें नहीं कर, जैसा उन्होंने खुद दावा भी किया, कई सारे फैक्ट लेकर के आए। उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों ईवीएम पे शक हो रहा है। तो
सवाल जो मैंने पूछा था कुरैशी साहब से, वही सवाल आपसे पूछूंगा कि ईवीएम हैक होता है कि नहीं होता है, ये अलग बात है, टेक्निकल मामला है, लेकिन कम से कम भरोसा तो दिला दीजिए कि ईवीएम हैक नहीं होता है। जो आप शक कर रहे हो, शक को हम दूर कर देंगे। लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा पर्व तो कुछ होता नहीं है, चुनाव से ज़्यादा संवेदनशील मामला तो कुछ है नहीं, उससे क्यों बच रही है भाजपा? लक्ष्मण जी देखेंगे, दो बेसिक कहावत है और अक्सर वो सभी लोग कहते हैं, दादा परदादा भी कहे, पिताजी भी कहे और हम लोग भी कहते हैं, आगे भी कहते हैं। एक कहावत है कि कौवा कान ले गया, ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि कौवा कान लेकर नहीं जा सकता है। और ये भी कहते हैं कि भैया गधे को सींग आ गई है, ये भी कभी नहीं हो सकता, ये दोनों चीज हो नहीं सकती। इसी तरह से निराधार बातें विपक्ष के लोग कहते हैं। इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, विधि की व्यवस्था है, और जब भी कोई भी पार्टी आरोप लगाती है तो उसके पास साक्ष्य होना चाहिए, और अगर आपके पास साक्ष्य है, सबूत है, तो निश्चित तौर पे आपका समाधान है। लेकिन अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है ना, आपके पास साक्ष्य नहीं है तो समाधान भी नहीं है, क्योंकि ये लोग आरोप किस पे लगाते हैं लक्ष्मण जी जानते हैं, अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। कभी कहेंगे कि कोर्ट खराब हो गया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के हिसाब से फैसला दे रही, कभी कहेंगे चुनाव आयोग खराब हो गया, ईवीएम खराब हो गया, यहां तक कि जो देश की सेना है उस पर भी आरोप लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे विपक्ष को समझना होगा। कर्नाटक में आपकी सरकार एसएन सिंह साहब, इसको हम लोग मुद्दे तक रखें, इसको मुद्दे तक सीमित रखें कि ये सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर ईवीएम के ऊपर, तो उसी पर रखें कि ईवीएम पे इनके सवाल। लक्ष्मण जी मैं उसी पे आता। आप देखिए कर्नाटक में सरकार बनती है, वो ईवीएम से बनती है, बैलेट पेपर से बनता है, नकार देना चाहिए कि हम उसको नहीं मानेंगे। हिमाचल में आपकी सरकार बनती है, ईवीएम से बनता है, बैलेट पेपर से बनता है, आपको नकार देना चाहिए। झारखंड में आपके सहयोगी की सरकार बन रही है, आपको कहना चाहिए कि नहीं वहां सरकार त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण बन रही है, नहीं आप वहां अतुल नहीं लोंढे जी, कहेंगे। और अतुल जी एक मिनट, आपके सवालों का जवाब, आपकी बातों का जवाब देंगे। अतुल जी उंगली उठा रहे हैं, इशारा करें। एक से एसएन सिंह साहब आप सब, हाँ बताएं। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ इसको लेकर आप कहाँ के गए? सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? आपके पास कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो, आप कहिए। कोई तथ्य और कोई प्रमाण अगर कांग्रेस के पास होता तो जुबानी जमा खर्च के अलावा वो वहां पर जाके रखते ना। रखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने के लिए। और कांग्रेस के पास बचा ही क्या आरोप लगाने के अलावा? आप जनता के बीच में जाकर जनता एक मिनट रुक जाइए, हमारे पास तीन और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर इंतजार करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। अतुल लोंढे जी जवाब दे दीजिए संक्षिप्त में, फिर बाकी मेहमान है जिनसे निष्पक्ष राय ली जाएगी। बताएं। देखिए, ये किसी के ऊपर आरोप करने पर बीजेपी डिफेंड करने के लिए क्यों आ जाती है? ये कोई अदानी के मसला थोड़ी है कि आप कूद के पड़ रहे हैं आपके आका को डिफेंड करने के लिए। हम तो चीफ इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 19 लाख मशीनें, 19 लाख। मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। भाई कौन सी गाली दिया? मैंने कौन सी गाली दिया? मैंने कौन सी गाली दिया? नहीं, आपको बीच में देखो, डर के मारे देखो कैसे होता है। एक मिनट एसएन सिंह साहब, एक मिनट रुक जाइए। अतुल जी, एसएन सिंह साहब एक मिनट रुक जाइए। अतुल जी पॉइंटेड बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। पॉइंटेड बात करें। 19 लाख मशीनें गायब है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, 19 लाख मशीनें गायब है, उसका आज तक किसी को पता नहीं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो है वो 4 लोग आर्किट डायरेक्टर। अरे सुनो ना, आप बीच में क्यों खराब हो गए? अब सच बात कर रहा हूं तो आपको डर लग रहा है क्या? जनता के सामने सच जाने दीजिए ना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में बोला नहीं, 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 मैं आपको बीच में बोला नहीं। देखिए लक्ष्मण जी, अगर डिबेट इस तरह से करनी है तो आप कर लो उनके साथ। नहीं, एक मिनट एसएन सिंह साहब एक मिनट रुक जाइए। अतुल, ऐसा करते हैं, एसएन सिंह साहब, अतुल जी आप दोनों लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। तब तक मैं एक बार राहुल लाल जी से, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, ये बीच में बात नहीं करने दे रहे, फिर मैं किसी को बात नहीं करने। नहीं ठीक है, नहीं एसएन सिंह साहब एक मिनट शांत हो जाइए। एसएन सिंह साहब एक मिनट शांत हो जाइए। अतुल जी अपनी बात 30 सेकंड में रख दीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बताएं। देखो, बीजेपी भी हमारी जैसी पार्टी है, वो किसी को डिफेंड न करे, हमारे जो सवाल है उसका जवाब दे। फॉर्म नंबर 20 जल्दी क्यों अपलोड नहीं होता? बहुत दिनों तक फॉर्म नंबर 20 अपलोड नहीं होता है। मैंने आपको तथ्यों के साथ बताया कि बूथ में कितना वोट था, कितना हुआ और उससे ज्यादा वोट कैसे हुआ, ये भी आपके सामने रखा। 19 लाख मशीनें जो है वो गायब है, आज तक कहाँ गायब है किसी को पता नहीं चला है। ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि कुरैशी साहब ने कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के निगरानी में होती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो मशीन बनाती है उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के नेता लोग क्यों है? ये हमारे कुछ सवाल है
माधव गोडबोले जी ने इस पे सवाल उठाया था कि कंट्रोल यूनिट, आपने जो कहा था ना 2017 में हैकेथॉन रखा था, हैकेथॉन में वो कहते हैं कि आप बैलेट यूनिट को हाथ लगाओ, आप वीवीपैट को हाथ लगाओ, आप कंट्रोल यूनिट को हाथ नहीं लगा सकते। कंप्यूटर में मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट होता है, मदरबोर्ड पे हाथ लगाने नहीं दोगे आप तो क्या क्या घपला उसमें है, क्या घोटाला है, वो पहचान नहीं सकते। बैलेट यूनिट कुछ नहीं होता है, वो टीवी का जैसा डिस्प्ले होता है, कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले के अलावा कुछ नहीं होता है। ये बात तब थी, तब भी हमने कहा था। एलन मस्क सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट है ना दुनिया का, उसने कहा है ईवीएम हैक हो सकती है, उसने खुद वीडियो डाल के कहा है। माधव गोडबोले जी ने कहा है कि जो वीवीपैट है वो वीवीपैट बैलेट यूनिट को नहीं, वो कंट्रोल यूनिट को अटैच होनी चाहिए, तो उसमें सच्चाई हो सकती है, नहीं तो वो वल्नरेबल है। हमारा आखिरी मुद्दा ये है इसमें कि अगर डाउट्स पैदा होते हैं, अगर शंकाएं उपस्थित होती है देश के चुनाव को लेकर, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, महंगाई रोकी है, बेरोजगारी रोकी है, 15-15 लाख रुपए दे दिए, तो आ जाओ ना एक बार बैलेट पेपर पे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप डरते क्यों हो? चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाती है। एक मिनट रुक जाइए शुभ्राष्टा जी, ये कहना जो तथ्य लेकर के कांग्रेस वाले आ रहे हैं, बैलेट पेपर पे आए या ना आए, कम से कम शंका तो दूर कर देना चाहिए। जी, मैं इनफैक्ट मैं रिपोर्ट पढ़ रही हूँ कि जो 20 लाख ईवीएम के गायब होने की जो बात कही जा रही है, देखिए नेताओं या एनालिस्ट से ये उम्मीद मुझे लगता है की जानी चाहिए कि हम भाषा को किस शब्द का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं और उसका क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये कह देना कि वो ईवीएम्स गायब हो गए और ये कह देना कि रिस्पॉन्स जो आरटीआई का है, मैं इनफैक्ट चैलेंज करती हूँ, मैं अपनी प्रतिक्रिया उस पर जरूर दूंगी, लेकिन आरटीआई का जो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स है, क्या उस एग्जैक्ट रिस्पॉन्स के साथ ये जो भी इन्होंने कहा है कि गायब हो गए, क्या वो बात कर सकते हैं? मैं ये प्रश्न का मैं जवाब चाहती हूं ताकि मैं उनसे अलग से जिरह कर सकूं इस पर, लेकिन मैं 2-3 मुद्दों पे बात करना चाहती हूं। एक तो ये कहा गया कि मदरबोर्ड के साथ हम खिलवाड़ कर नहीं सकते हैं, तो हम ईवीएम हैक कैसे कर पाएंगे? हैकेथॉन की बात जब की गई, सिंपल सी बात है, आप किस पे आपका शक किस पे है? कौन कर रहा है ईवीएम की हैकिंग? अगर हैकेथॉन में ये प्रूव नहीं हो पा रहा है कि हमारे देश की ईवीएम टैंपर की जा रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो अगर ईवीएम हैक करता है, तो आज अगर भाजपा है तो कल तो कांग्रेस भी हो सकती है ना? तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे मान लें कि आप अगर ईवीएम को रिप्लेस कर देते हैं बैलेट पेपर से, तो कल हमने बूथ कैप्चरिंग भी देखी है, तो आपके पास एक ऐसा ऑल्टरनेट फुल प्रूफ सोल्यूशन, इसका मतलब कि विपक्ष के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देश को दिग्भ्रमित करना चाहती है। और मैं ऑन रिकॉर्ड पूछना चाहती हूं ये सवाल, ये बात जो शायद उठाई गई, देश की संस्थाओं ने ही उठाया कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो यह सवाल क्यों नहीं आता। मैं इनफैक्ट पूछना चाहती हूं कि क्या कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कांग्रेस के किसी बड़े इंटेलेक्चुअल नेता ने, जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हो, क्या उन्होंने डाला है कि हमें फलाना इलेक्शन रिजल्ट में हम जीते तो जरूर, लेकिन हमें शुभा है भाई ईवीएम पे? अगर डाला हो तब तो मैं इनकी बात समझूं कि यह राष्ट्रहित की बात है, नहीं डाला हो तब तो यह पूर्ण राजनीति है, जैसी राजनीति 2009 में भाजपा ने की थी। तो मैं कहना ये चाहती हूं कि आपके संस्थाएं जो हैं, शुभ्राष्टा जी एक मिनट हाँ, एक हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं आऊंगा अतुल जी आपको। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? राहुल लाल। देखिए, जो ईवीएम का मामला है, हमें लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण को बड़े बृहत्तर संदर्भ में देखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 वो निर्वाचन आयोग को शक्तियां देता है, और पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें 324 को, आर्टिकल 324 को, तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की बात करता है लक्ष्मण जी। और जब स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रणाली की बात करते हैं उसमें, तो जैसा आपने कहा, चाहे न्याय हो या निष्पक्षता हो, वो चीज़ें केवल होनी नहीं चाहिए, वो दिखने के स्तर पे होनी चाहिए। अगर अभी देखिए विपक्ष की तरफ से ये सूचनाएं आ रही हैं कि कोई गांव है महाराष्ट्र में जहाँ पे कि कांग्रेस के समर्थक गांव हैं, लोग सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ के वीवीपैट के पर्चों की गिनती चुनाव आयोग क्यों नहीं करा ले रहा है? तो देखिए, इसके निष्पक्षता को आधारित करने के लिए ही देखिए वीवीपैट के मामले को लेके लाया गया था। वीवीपैट करें ना, सुन तो लीजिए, जवाब आप दे लीजिएगा, शुभ्रांशा जी जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप उस वीवीपैट के, निर्वाचन आयोग स्पष्ट तौर पे मानता है कि हम वीवीपैट के जो पर्चे होता है उसको हम ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं इसके तुलना में, लेकिन फिर भी वीवीपैट के पर्चों से मिलान के मामले में जब शिकायतें होती हैं तो उस मामले पे भी निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाएं क्या होती हैं। हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी 2018 में जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तब उन्होंने पहली बार जो है वो ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर की बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने उस मामले को उसके बाद ठंडे बस्ते में रखा है। लेकिन आज फिर से ये मामला बृहत्तर स्तर पर है, और देखिए इस मामले को हम लोग यूं ही खारिज नहीं कर सकते।
दुनिया के हालांकि इसमें एक चीज जोड़ दूं कि ऐसा नहीं है कि वीवीपैट छोड़ के ईवीएम छोड़ करके हम बैलेट पे चले जाएंगे तो सारा चुनाव बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इससे पहले आपको याद होगा कि 1989 का एक बयान राजीव गांधी का बड़ा फेमस हुआ था, जिस वक्त जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छी खासी सीटें मिल गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे शक है इस चुनाव पे और शायद कुछ धांधली हुई है बैलेट वाले इलेक्शन में। तो वो भी एक बयान था। आपके पास आऊंगा, एक मिनट। राकेश शुक्ला जी बहुत देर से एक से राकेश शुक्ला जी बहुत देर से इंतजार कर, मैं आपके पास आऊंगा, आपको 30 से 45 सेकंड दूंगा आपको। राकेश शुक्ला जी, इस पूरे विवाद पे जो सबसे एक मत ये निकल कर आ रहा है कि ठीक है ईवीएम सही है गलत है इस पर हम नहीं जा रहे हैं, कम से कम हमारे शक को तो दूर कर दीजिए, उसमें क्यों भाजपा की तरफ से विरोध हो रहा है या फिर चुनाव आयोग क्यों इसमें सुस्त रवैया अपनाया हुआ है, क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए लक्ष्मण जी, अभी कुरैशी जी ने दूध का दूध पानी का पानी किया, सारी टेक्नोलॉजी के विषय में स्पष्ट कर दिया है। 1988 में राजीव गांधी जी के जिन 5 फैसलों को क्रांतिकारी बताया गया था, उनमें एक फैसला था ईवीएम से वोट कराने का भी। फिर 2001 में जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए, पूरे चुनाव विधानसभा के ईवीएम से हुए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का नहीं राजनीतिक मामला है, क्योंकि जब जब चुनाव के बाद नेतृत्व संकट में आता है और जन अविश्वास पैदा होता है, उसी समय ईवीएम को खड़ा कर दिया जाता है। ये 2009 में भी हुआ है और उसके बाद लगातार ये प्रक्रिया चली आ रही है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व पे सवाल खड़ा ना हो, इसलिए भाजपा ने उसको उठाया। उसके बाद कांग्रेस इसको परंपरागत तरीके से लगातार उठाती चली आ रही है, क्योंकि सीधे सीधे नेतृत्व संदिग्ध हो, संकट में आए, उस पर अविश्वास हो, उसकी बजाय अच्छा है कि ईवीएम को सामने कर दिया जाए। कुरैशी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि ईवीएम पे संदेह बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को ये प्रयास करना चाहिए कि नेतृत्व को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी को संदेह में न डाला जाए। लक्ष्मण जी और लाल जी, नेतृत्व को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी को संदेह के दायरे में ना लाया जाए, बल्कि टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया जाए और एक आगे बढ़ने की तरफ देखा जाए, ना कि पीछे जाए। हाँ, आपका कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसी पे कह रहा हूँ। देखिए, हर टेक्नोलॉजी हर तरफ होना चाहिए, लेकिन जब आपके लोकतंत्र के मामले पे जब सवाल उठ रहे हो, वहाँ पे देखिए कई जगह पे आधुनिकीकरण अच्छी चीज़ नहीं होती। हम लोगों ने देखा है नीदरलैंड में इसके ऊपर सवाल खड़े हुए, जर्मनी ने इसको कहा कि भाई पारदर्शिता का मामला नहीं है, इटली ने कहा, तमाम कई सारे विकसित देश जो इसको अपना रहे थे उस परंपरा को छोड़ के आए। अभी देखिए अमेरिका के चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, क्या वहाँ पे ईवीएम का प्रयोग हुआ? तो महत्वपूर्ण मामला ये नहीं कि हर तरफ हम जो है कि आधुनिकीकरण की तरफ बढ़े। कई सारे देशों ने इस आधुनिकीकरण के इस रास्ते को चुना और लगा कि इसमें शक और शुबह का मामला हो सकता है, तो इसको हट जाना चाहिए। मैं इसको वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ लक्ष्मण जी। एक लाइन जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए सत्ता पक्ष एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है इस देश का, लेकिन इस लोकतंत्र में विपक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है वो इसके ऊपर सवाल खड़ी करती है, जब अभी इस समय का विपक्ष है वो इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। तो अगर विपक्ष के इन बातों को भी हम लोगों को गंभीरता के साथ देखना चाहिए। केवल इसे ये नहीं कह सकते कि विपक्ष के लोग अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हमने देखा कि लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि हम 80 की 80 लोकसभा की सीटें भी अगर हम जीत गए उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी हम बैलेट पेपर को लाने की तैयारी करते हुए रहेंगे, ये मांग हम करेंगे। तो इस मांग को सिरे से खारिज नहीं करेंगे। चुनाव आयोग है वर्तमान में जो चुनाव, आपने 30 सेकंड मांगा था, 1 मिनट हो गया। मैं हमारे पास सुभाषिता जी भी बोलने को तैयार है, SN सिंह साहब भी बोलने को तैयार है। हालांकि एक फैक्ट यहाँ पर रख दूं कि बार बार ये कहा जाता है कि भारत ही क्यों ईवीएम की अगुवाई करे, तो इसमें 2 चीज़ें मेरी तरफ से कहनी है कि ठीक है दुनिया के दूसरे देश ना करें तो हम क्या वो चीज़ नहीं करेंगे क्या? हम अगर बढ़ना चाहते तो बढ़ेंगे। हमारे पास UPI एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे पास आधार बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल है। दूसरा कि ये जो कहा जाता है कि दूसरे देशों में इस्तेमाल नहीं होता है, तो मैं एक डेटा निकाला, उसमें देखा कि यूएस के 27 स्टेट में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, इसको DRE कहते हैं। ईवीएम जैसा ही होता है, ईवीएम हमारे यहाँ दूसरे जगह जो कानूनी मान्यता होती है उसको दी जाती है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, नाम्बिया, भूटान जैसे देशों में भी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं होता, वहाँ भी मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो अलग चीज़, वो हम लोग लक्ष्मण जी नहीं, तो हम लोग गए हैं तो आगे बढ़े, पीछे की तरफ जाना। आपको बताया भी कि जब हम बैलेट पे भी गए तब भी राजीव गांधी को शक था। SN सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। लक्ष्मण जी 4 चीजों को देखिए।
जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है तो उस समय क्या ईवीएम था? क्या पूरे भारत में एक ही चुनाव पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह उठाया है, और वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में चुनाव हुआ था। निश्चित तौर पे उस समय ईवीएम नहीं था, तब भी कांग्रेस के लोग अगर चुनाव को प्रभावित करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दूसरा, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि उनके पास डेटा है, तो मैं तो निवेदन स्वरूप इस जिम्मेदार चैनल पर कहता हूं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि आपके पास प्रमाणित तथ्य है तो इनको देना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा कि भाई 2014 तक आपकी सरकार थी, और अगर आपको लगा कि नहीं ये सही है तो आपको करना चाहिए, आप किसके दबाव में आप ये नहीं कर पाए। चौथी बात मैं कहूंगा कि राहुल लाल जी सही कह रहे थे कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज है, लेकिन जब विपक्ष की आवाज भारत के संस्थाओं को न मार के जॉर्ज सोरोस को मानने लगती है, हिंडनबर्ग को मानने लगती है, विदेशी एजेंसियों को मानने लगती है, जब झूठ बोलने का कार्य किया जाता है कि नहीं यहाँ तो सिख पगड़ी पहनकर जा ही नहीं सकते हैं, भारत का लोकतंत्र तो खतरे में चला गया है, तो निश्चित तौर पे ऐसे विपक्ष की बात को कौन मानेगा। आप इस चुनाव में देखिए आदरणीय लक्ष्मण जी, कोई भी बुनियादी मुद्दे को लेकर कांग्रेस गई हो, कांग्रेस ने क्या कहा? एसएन सिंह साहब, आपके सवाल पे अतुल लोंढे जी और आपके सवाल पे कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देना चाहते हैं, उनसे जवाब लूंगा, निश्चिंत से लूंगा। अतुल जी थोड़ी देर रुक जाइए, अभी एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सबसे पहले आपके पास ही आएंगे और एसएन सिंह ने जो भी बात कही उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 1 मिनट रुक जाइए, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है तो ईवीएम पे सवाल क्यों उठता है, बजाय इसके कि पार्टी अपने अंदर समीक्षा ना करे, ईवीएम को कटघरे में लाती है। क्या ये अपने नेतृत्व को बचाने की कोशिश है या फिर वाकई ईवीएम में कोई दोष है? इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नकार दिया, जब कोई तथ्य सामने नहीं मिला, तो इसके बावजूद क्यों कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है? अतुल जी उस वक्त कुछ जवाब देना चाह रहे थे, मैं रोक दिया था। अतुल जी बताएं क्या आप कहना चाह रहे थे? देखिए, सवाल तब खड़े होते हैं जब जमीनी हकीकत और नतीजे इनमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मैंने तथ्यों के साथ जो बूथ पे जो हुआ है वो तो लेकर हम जाएंगे ही, और पर बूथ पर जो काउंटिंग करने के लिए जो 47,000 रुपया भरना पड़ता है उसकी भी तैयारियां सारे वकील वगैरह जो है तैयारियां कर रहे हैं। और रामलीला मैदान पे बड़े पैमाने पर वकीलों ने जब आंदोलन किया था और उन्होंने ईवीएम लाकर यहाँ पर उसकी समीक्षा करने की बात कही थी, तो तब भी कोर्ट ने उसको नकार दिया था। शायद ऑटोनॉमी वो इलेक्शन कमीशन की मेंटेन करना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट को मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन जहां तक इन्होंने हिंडनबर्ग की बात की, तो हिंडनबर्ग को धमकी दी थी अदानी ने, क्यों नहीं गए कोर्ट में? और अभी तो अमेरिकन कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी हुई और अमेरिका के नहीं, हम लोग मुद्दे पर हैं तो नहीं, इन्होंने मुद्दा उठाया था, मुद्दे के पास है तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, अदानी को अगर क्लीन चिट देकर इस देश को लूटने की परमिशन अगर बीजेपी देता है तो बीजेपी दे, हम नहीं देंगे। तो अमेरिकन कोर्ट ने कहा है ये, अभी कोई हिंडनबर्ग कोई शॉर्ट सेलिंग कंपनी नहीं है अमेरिकन कोर्ट। इस पे अलग से चर्चा कर लेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कई बार मना कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले भी नहीं, सारे तथ्य आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताएं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ वकील गए थे, वकीलों ने 3 वकील ऐसे जिन्होंने वहां पर आंदोलन किया था, और वकील वहां पर गए तो वहीं पर मशीन लाना मना कर दिया कि कंट्रोल यूनिट को हाथ नहीं लगाने देते, या कंट्रोल यूनिट को हाथ नहीं लगाने देते। और जैसे हम बोलना शुरू करेंगे तो बीच में इनका बोलना शुरू हो जाता है। तो यही डर जो है दिखाई देता है हार का। आप क्यों इतना ये करते हो? मैं जब बोलता हूँ तो बीच में क्यों बोलते हैं आप जब बात करते तो मैं बात नहीं करता हूँ। क्या हिंडनबर्ग के आरोप गलत थे? क्या अमेरिकन कोर्ट के आरोप गलत थे? कौन सा तथ्य की बात कर रहे हैं आप? कौन से तथ्य? नहीं, हम लोग ईवीएम तक रहे तो ज्यादा अच्छा है। ईवीएम तक रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट शुभ्राष्टा जी, ये जो आरोप अतुल जी लगा रहे हैं कि शुभ्राष्टा जी शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया। राहुल जी, मैं एसएन सिंह साहब एक मिनट रुक जाइएगा। राहुल लाल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, देखिए एक सवाल ना बार बार पूछा जा रहा है ईवीएम को लेके कि जब पार्टियां जीत जाती हैं तो वो ईवीएम पे सवाल खड़ा नहीं करती, जब हार जाती हैं तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करती हैं। देखिए इसको लेके एक चीज़ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि देखिए मान के चलिए कि कोई यात्री बस में यात्रा कर रहा है, अब उसकी पॉकेट मारी हो जाती है, लगातार एक ही रूट पर डेली वो यात्रा करते हैं, प्रत्येक दिन तो पुलिस में शिकायत करने नहीं जाएगा, लेकिन जब उसे महसूस होगा कि वो पॉकेट मारी का शिकार हो रहा है उस दिन वो शिकायत करने के लिए जाएगा। तो इसलिए ये जो तर्क दिया जा रहा है कि आप हारते हैं और आप जीतते हैं, देखिए अब तो
इस चुनाव में भी अभी हम लोगों ने देखा है झारखंड में काफी ज्यादा एक विजय, झारखंड में पार्टी जीती है। नहीं सुन तो लीजिए, नहीं भरोसा किसके ऊपर है? संवैधानिक संस्थाओं कम से कम आप लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का तो क्या हालत बना दिया आपने एसएन सिंह जी। लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, उसमें आपने चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। अचानक से चुनाव से पहले एक निर्वाचन आयुक्त इस्तीफा दे देते हैं, आप दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला होता है, सुनवाई होने वाली थी, उसके पहले आनंद फानंद में आप नियुक्ति कर डालते हैं। आप वहां की जनता इस नाते नहीं छोड़ दीजिए, आप एक चीज जान लीजिए, करने वाले नहीं है। जब अगर विपक्ष के लोग संवैधानिक तौर पर, विपक्ष ने कौन सा संवैधानिक मामला किया है इसमें? विपक्ष ने केवल संवैधानिक तौर पर इस मामले को उठा रहा है। अभी भी विपक्ष, क्या विपक्ष इसको जनता के सामने में नहीं ले जा सकती? विपक्ष के पास पूरा अधिकार है। राहुल लाल जी, नहीं आप ये बताइए ना, जब आप विपक्ष में थे, जीवीएल नरसिम्हा जी ने किताब कैसे लिख डाली? आप विपक्ष में होते हैं तो आप किताब लिख रहे होते हैं ईवीएम के विरोध में। हमेशा आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि विपक्ष अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण विपक्ष भी है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती वो स्वीकार नहीं करते, अभी का वर्तमान विपक्ष भी स्वीकार नहीं कर रहा है। लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप जब कहेंगे कि भारतीय जनता अब फिर देखिए आप एक मिनट, एसएन सिंह साहब, राहुल लाल जी और एसएन सिंह साहब एक मिनट रुक जाइए। एसएन सिंह साहब एक मिनट रुक जाइए। सुभाषा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाषा जी, मैं कोशिश कर रहा था आपके पास आने के लिए। एक मिनट अतुल जी आपके पास आ रहा हूँ, आप लोगों ने काफी कुछ बोल लिया है। सुभाषा जी, ये जो बार बार आरोप लगता है कि, हाँ ठीक है, बार बार जो ये आरोप लगता है कि जो पक्ष हारता है वही इस पे आरोप लगाता है, ईवीएम को कटघरे में खड़ा करता है, जो पक्ष जीतता है वो नहीं करता है। लेकिन जब हारा हुआ पक्ष वापस सत्ता में आता तो क्यों नहीं इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है? वहां तो नहीं कोई करने की कोशिश करता। लक्ष्मण जी, मैं इसी बात पे एक्चुअली आना चाह रही थी। हाँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, मैं उनकी तरह दो तरीके की बात मैं नहीं करती। मुझे लगता है देश की जनता नहीं करती। सिंपल सी बात है, मैं अपने लोकतंत्र पे और यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, मैं व्यवस्था शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, सिर्फ संस्थानों की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा भरपूर भरोसा है। मैं ये मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या सीपीआई हो, सीपीआईएम हो या जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबके अंदर कुछ तो ऐसे नेता होंगे जिनको सही में देश की चिंता होगी। और मैं जानती हूं कि ये सभी नेता अगर ईवीएम पे ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होते, अगर ये इतना बड़ा शक शुबह का मामला होता है जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस को लेकर के है, तो एक सर्वकारीय समिति बन गई होती अब तक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज की, एक कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आ गया होता। तो ये जो तू मैं आपके स्टूडियो में हो रही है लक्ष्मण जी, यही तू मैं ये पॉलिटिकल पार्टीज करती रहेंगी। नुकसान जनता का होगा अगर इन ये पॉलिटिकल पार्टीज एक मंच से आकर नहीं कह सकती कि हम ईवीएम का बहिष्कार करना चाहते हैं या हम ईवीएम पे हमें इतना शक है कि हमें अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि जिस राकेश शुक्ला, हाँ मैं एक सेकंड, मैं राकेश शुक्ला जी, मैं यहाँ मैं ना नेता हूँ और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की कवायद करने यहाँ बैठी हूँ। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं या आप जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, मुझे उस पर कोई लेना जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको लगता है कि देश किस तरफ जा रहा है। देश को जिस तरफ जाना चाहिए देश उसी तरफ जा रहा है। और देश को, अगर आपको लगता है कि इस देश में फांसीवाद आ रहा है, एक सेकंड, आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव देखे कि नहीं देखे? मेरा आपका एक सेकंड, आप एक सेकंड, राहुल लाल जी, सुभाषा जी एक मिनट, राहुल लाल जी जब आप बोल रहे थे तो मैं ससम्मान सुन रही थी। नहीं राहुल लाल जी, यहाँ पे लोकतंत्र के चरित्र का हनन आप कर रहे हैं। आप बोल रहे थे तो मैं चुप होकर सुन रही थी। इस पैनल में माइनॉरिटी मैं हूँ, इस पैनल में माइक्रो माइनॉरिटी मैं हूँ, सारे पुरुष बैठे हैं, एकमात्र महिला मैं बैठी हूँ। आप लोग तो मेरी बात नहीं सुन पा रहे। आप लोग क्या लोकतंत्र की बात कीजिएगा, क्या आप लोग ईवीएम पे बहस कीजिएगा? एक मिनट सुभाषा जी एक मिनट, सुभाषा जी एक मिनट रुक जाइए। राकेश शुक्ला जी बहुत देर इंतजार कर। राकेश शुक्ला जी, ये जो बार बार इतना ज्यादा मामला बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, तो जो ये कहा जाता है कि चलिए वापस से एक बार फिर से हम पुनर्मुष्को भवा हो जाएं और वापस से बैलेट पेपर पे चले जाए, क्या आपको लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए सरकारों को? दो चीजें लक्ष्मण जी, पहला तो ये है कि भारत में टेक्नोलॉजी एक दिन स्वीकार नहीं होती। फिर मैं आऊँगा राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर क्रांति लाने की बात की और कंप्यूटर भारत में लाए तो सबसे पहले इसका विरोध किया कम्युनिस्ट पार्टियों ने। उन्होंने कहा सारे हाथ बेरोजगार हो जाएंगे। आज कंप्यूटर आवश्यकता बन चुकी है।
तो स्वीकार्यता बननी पड़ेगी तब जब आपका मानस सही होगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, यदि जिस व्यक्ति को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, जिस राजनीतिक दल को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वो अपने राज्य सरकार, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, स्थानीय निकाय, हर जगह से एक सामूहिक तौर पे इस्तीफा दे दे और कह दे कि ईवीएम हटाओ। जब तक ईवीएम नहीं हटाया जाएगा हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये साहब, एक मिनट राहुल लाल जी, एक मिनट, जब तक लेकिन सत्ता में बैठने के बाद उनमें नहीं आता, इसलिए मैं फिर कहूंगा कि नेतृत्व को बचाने के लिए ईवीएम को आड़े लाया जाता है और ईवीएम को सामने खड़ा करके नेतृत्व का चेहरा छुपा दिया जाता है, जिससे लोगों में नेतृत्व। एसएन सिंह साहब, ठीक है, समझ गया। एक मिनट, मैं एक एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। एसएन सिंह साहब, एक सुझाव जो बड़ा अच्छा कुरैशी साहब देके गए कि जब भी कोई विवाद उठता है तो क्यों ना हम उस बूथ का या फिर उस क्षेत्र का सारे वीवीपैट की काउंटिंग कर लें, ताकि सामने वाले का कोई शक न रहे, या फिर जिस मशीन पे उसको शक हो, जिस ईवीएम से जुड़े वीवीपैट पे शक हो, उसकी काउंटिंग करें। हाँ, रैंडम क्यों काउंटिंग करें, ताकि सामने वाला का भरोसा तो बन जाए। क्योंकि आज जो महाराष्ट्र में हुआ, कई जो अभी अतुल जी ने भी अपने पास तथ्य रखे, ठीक है, उस तथ्य को निवारण करने का एक ही उपाय है। अगर आप नहीं ईवीएम पे पूरी बहस करना चाहते हैं, आप जाइए जिस बूथ पे उनको शक है, जिस ईवीएम पे शक है, एक बूथ पे 2-3 ईवीएम होंगे, जाकर सारे उसके वीवीपैट को काउंट करा दीजिए, दिखा दीजिए कि देखिए आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग बहस करते रहते हैं इस पे? नहीं, कौन नहीं करता है लक्ष्मण जी? चुनाव आयोग वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग नहीं संस्था करता है। वो तो आप सुन लीजिए ना, मैं लक्ष्मण जी आपने सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की संस्था नहीं है, वो भारत की संस्था है, संवैधानिक संस्था है और उससे सवाल करना चाहिए। चुनाव आयोग इसका विधिक जवाब देगा। अगर वो नहीं सुनता है तो उसके लिए न्यायालय, आपको न्यायालय के पास जाना चाहिए, वो विधिक जवाब देगा। ऐसा तो नहीं है कि देश में सब बिक गए हैं, सब गिरवी हो गए, क्योंकि जानते हैं क्या है, इन लोगों के दिमाग में हर आदमी छोटा दिखाई दे रहा है, हर आदमी खोटा दिखाई दे रहा है, अपना चरित्र साफ सुथरा नहीं दिखा। हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कांग्रेस आपके इस लॉजिक को तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एसएन सिंह साहब, आपके इस लॉजिक को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। चुनाव आयोग करे, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये सुझाव तो रख सकता है। एसएन सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी सुझाव रख सकता है, भारतीय जनता पार्टी सिफारिश कर सकता है चुनाव आयोग के पास कि एक ये है। हाँ, मैं एक सुंदर सुझाव आपके सामने रख रहा हूं कि विपक्ष जो भी वाजिब मांग मांगता है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। लेकिन विपक्ष मांग कैसे कैसे रखता है, आप इस चीज को देखें ना। विपक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भरोसे का नहीं रहा, विपक्ष कहता है कि अब यहाँ की सेना भरोसे की नहीं रही, विपक्ष कहता है कि ईवीएम भरोसे का नहीं रहा, विपक्ष कहता है चुनाव आयोग भरोसे का नहीं रहे, विपक्ष राष्ट्रपति पर सवाल उठाएगा, विपक्ष G20 पर सवाल उठाएगा, विपक्ष अगर संवैधानिक दायरे में देश का संसद बनेगा उस पर सवाल उठाएगा। तो आप लक्ष्मण जी बताइए कि जो सोया हुआ होता है उसको जगाना आसान होता है, जो जगा हुआ होता है और वो नाटक कर रहा होता है उसको कौन जगा सकता है? विपक्ष ये जान रहा है कि हम अपने कर्मों के नाते हार रहे हैं, ईवीएम के नाते नहीं हार रहे, फिर भी ईवीएम का अगर रोना धोना कर रहा है तो शो का समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है। अतुल जी से कमेंट लेता हूं। अतुल जी, मैं अपेक्षा करता अतुल जी, मेरा सवाल आपसे ये कि अतुल जी, जब आप ईवीएम को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डिमांड को, याचिका को खारिज कर चुका है, तो हम लोग क्यों ना, या फिर कांग्रेस क्यों ना स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर के जाए चुनाव आयोग के पास कि देखिए यहाँ पे नंबर ये दिखा रहा है, यहाँ पे नंबर ये दिखा रहा है, आप हमारे शक को दूर कर दीजिए। यहाँ पे वोटिंग पड़ी इतनी, इसके परिवार में सदस्य इतने थे, उस शक को दूर कर दीजिए क्योंकि एक भी वोट उनको नहीं मिला। तो जो तथ्य हैं उसके आधार पर जाइए चुनाव आयोग के पास, बजाय इसके कि सड़कों पर उतर के लोग आंदोलन बनाने के लिए। देखिए, संस्थाओं के बारे में श्रीवास्तव जी ने भी सवाल खड़े किए थे हमको लेकर, तो मैं दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा और जो जनता पे छोड़ देता हूं क्या सच क्या। संक्षिप्त में, समय कम है बिल्कुल हमारे पास। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में घपला हुआ है, असंवैधानिक है, उसकी इंक्वायरी करके संबंधित लोगों को जेल में भेजना चाहिए था, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दूसरी बात, बीच में नहीं बोला था मैं, आप तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर कौन आया? इलेक्ट्रल बॉन्ड आप लेकर आप होलियर देन दाओ एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लेकर आया था? तो क्या कांग्रेस ने तो क्या कांग्रेस ने एक भी रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं रहा है अपने पास? हाँ या ना? क्या कांग्रेस पार्टी का आज अकाउंट खंगाल लिया जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से एक भी पैसा नहीं निकलेगा उसमें? हाँ या ना? हाँ या ना का जवाब
चुनाव है ये। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता की बात नहीं, आपको जो लगता हो लगे कि मैं किसकी प्रवक्ता हूँ, लेकिन आपकी नहीं, आपकी ये दोहरी बातें मैं नहीं, आपकी दोहरी बातें मैं नहीं सुन सकती। अरे आप लोग तो जनता तक को कह देते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। आपकी बातों का क्या लेना देना, आपकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, आपकी बातों को तो आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम लोग वापस से मुद्दे पे आ जाए, वापस से मुद्दा है। सुभाष जी एक मिनट चुप हो जाइए। मैं अतुल जी मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। अतुल जी मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि जिस मुद्दे को लेकर के आप हमारे पास आए, जिन तथ्यों को आपने मेरे सामने रखा, अतुल जी जिन तथ्यों को आपने रखा, जो आपने हर उम्मीदवार के हिसाब से आपने तथ्य पेश किए, उस तथ्य को आप क्यों नहीं चुनाव आयोग के पास रखते हैं कि हमें ये शक है, इस पे फिर से गिनती कराइए। संस्थाओं की स्वायत्ता बची है इस देश में। लवासा जी जो कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर, उनके ऊपर किस तरह से हुआ था ये तो सुनते ही नहीं है। मैंने इनका शुभ्रता जी को शांति से सुना, ये गलत बात है कि चुनाव सुना। आप अपना पढ़ते तो लेके जाइए। आईना दिखाया तो जल उठाए लोग। नहीं चुनाव आचार पेट्रोल बॉन्ड में इतना बड़ा चोरी चकारी हुई है देश में, इतना बड़ा घपला हुआ है। नहीं आप समस्या ये है। नहीं एक मिनट, नहीं एक सेकंड क्या बात कर रहे हैं लोग? नहीं बिल्कुल समस्या नहीं इस पूरी नहीं एक मिनट अतुल जी एक मिनट शांत हो जाइए, सुभाष जी शांत हो जाइए, सारे लोग शांत हो जाइए। दरअसल इस पूरे मुद्दे की असली वजह यही है कि कोई मुद्दे की बात करना चाहता नहीं है, मुद्दे का समाधान नहीं करना चाहता, छोटे से मुद्दे के आधार पर एक बड़ा मामला बना करके लोगों तक पहुँच को उसको भटकाने की कोशिश यहाँ पे करता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसको अगर हम हर जो तथ्य निकल कर आते हैं उसको एक एक करके समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद ईवीएम पर जो इतना बड़ा शक हो रहा है वो शक शायद हटता दिखेगा। लेकिन एक बात पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो एसवाई कुरैशी साहब बोल के गए वो मुझे वाकई अच्छा लगा कि चुनाव आयुक्त को ऐसे माहौल में ज़्यादा आगे आकर बोलना चाहिए। जैसे भी कोई मामला सामने आए इससे पहले कि वो बवाल के तौर पे खड़ा हो जाए तुरंत उसका समाधान करना चाहिए। चूँकि ईवीएम ठीक है लेकिन ईवीएम ठीक है ऐसा महसूस करें लोग, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।